स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब पता है इसे क्या होता है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अपन ले हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, बोरॉन प्लस 4, कार्बन प्लस 5, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे स्पीशीज का स्पेक्ट्रा में देखना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, जब अपन बोर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे अपन, जो एनर्जी की टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल जो अप्लाई होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपन ने लिखा था। तो देखो ध्यान देना, जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी En, टोटल एनर्जी En इक्वल कितना था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही होती है टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। देखो ये टोटल एनर्जी, अब इसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ तो बाद में मिटा देंगे। देखो जैसे सपोज करो ये यहाँ पर ही लिख देता हूँ उसको, En इक्वल कितना है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, जैसे अपन स्पेशली बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। देखो अगर मान लो अपन हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड इक्वल कितना होता है भाई, जेड इक्वल 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। तो देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, En इक्वल -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि इसके स्थान पे तो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यही होगा ना। अब इसमें अपन अलग अलग सेल की एनर्जी की बात करें, तो जैसे यहाँ पर बात करें E1 का मतलब है कि अपन ने एक तरह से n इक्वल 1 ले लिया, n इक्वल 1 ले लिया, n इक्वल 1 पर E1 यहाँ पर करेंगे तो देख क्या होगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो देख कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही होगा ना। अब देख इसी तरह से मैं यहाँ पर लो n इक्वल टू लूंगा तो E2, तो इस कंडीशन -13.6 अपॉन, देखो अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पर 4 ले लो, 4 लेते यहाँ पर सॉल्व करोगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो होगा इसे, समझ में आ रहा है। n इक्वल जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने 3 ले लिया, n इक्वल 3 लेने पर E3 इक्वल -13.6, अब 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, तो 9 से डिवाइड करोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। डिवाइड करके देख सकते हैं ना। देखो जैसे 9 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो आएगा 1, फिर 0.4 बचे ना, अब 4 बचे तो ये आ जाएगा, फिर 5 नाम 45 है ना, 5 × 9 45 होगा ना। फिर आगे कितना 1 बचा, फिर यहाँ पर ले ले अपने 0, तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। देखो इसी तरह से और देख सकते हो, जैसे n इक्वल सपोज करो 4 लिया तो E4 इक्वल होगा -13.16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और अपन कर ले, जैसे मान ले n इक्वल यहाँ पर 5 ले लिया तो E5 इक्वल -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड कर, एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो 0.5154 है ना। देखो देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है ना, इसको यही मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो ये मान लिया, तो देखो आगे तो पॉइंट आएगा ही सही, 25 से डिवाइड करना है ना, तो पहले तो पॉइंट आना ही है क्योंकि ये है ना, ठीक है ना। तो ये 0 पॉइंट। अब देखो ध्यान देना, कितनी बार 5 बार जाएगा ना, तो देख कितना होगा 125 माइनस कर दे 11, फिर यहाँ पर ले लिया कितने 4 बार, तो इसका 0.54 आएगा ना, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल जैसे अपन ले लिया 6, तो E6 लेंगे -13.6 अपॉन, अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, इससे डिवाइड करोगे 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
ऐसे बढ़ते चलेंगे ना अपन। तो देखो अगर मैं यहाँ पर n इक्वल जो है इनफाइनाइट ले लेता तो e इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट ही होगा ना, इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर कितना होगा -13.6 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल 0। तो इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये समझ गए होंगे सब, ठीक है ना, कोई डाउट है क्या नहीं। अब देखो अगर अपन एनर्जी लेवल्स बनाए तो देख किस तरह से होगा। देख फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी तो कितने की -13.6, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी इतनी होगी -13.6। तो देख यहाँ पर ये हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए होगा ना। अदर होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट E1 लिख सकते हैं, अदर के अकॉर्डिंग जो भी होगा मतलब चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फर्स्ट से फिर सेकंड के बनाएंगे तो -3.4, तो ये सेकंड हो गया -3.4। उसके बाद फिर कितने -1.51। तो देखिए यहाँ पर अब गैप कम हो जाएगा, ये ऊपर चलेंगे तो गैप और कम होता जाएगा, धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, इस तरह से होगा ये, ठीक है ना। n इक्वल जैसे यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ 8 से ये 8 फिर इनफाइनाइट लिख दो, ऊपर आगे चलते जाएंगे लास्ट में क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या किसी को नहीं है ना। देखो अब देखो हाइड्रो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने बता भी रखा है पहले आपको, है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि शुरू में जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, अच्छा अपन हाइड्रोजन की बात करें ना, अगर मान लो हाइड्रोजन का ही है तो अपन एनर्जी ये लिख सकते हैं क्योंकि तो हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अदर वन एटॉमिक सिस्टम में तो एनर्जी फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन गैप तो इसी तरह से होगा चेंज, पहले ज्यादा रहेगा फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है क्या नहीं है ना। तो देखो ध्यान दे रहा, अगर इसके अपन बात करते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन शुरू में यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी एटम को, तो एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर मान लो अपर एनर्जी लेवल में चला गया। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये यहाँ से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच गया यहाँ पर, मान लो अपर एनर्जी लेवल कोई सा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है बाहर ही निकल गया, लेकिन मान लो कि वो यहाँ पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ पर आने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं। हो सकता है वो पहले यहाँ से आए, फिर यहाँ से आ, फिर यहाँ से आ, फिर यहाँ से आ, फिर यहाँ से आ, यहाँ से आ, यहाँ से आ, 1 बाय 1 आए, हो सकता है ना, 1 बाय 1 वो आए, ऐसा हो सकता है है ना। हो सकता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ पर आ जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ पर आ जाए। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जैसे यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, मतलब उसके आने का पाथ कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसके लिए अपन कुछ बना देते हैं। देखो जैसे सपोज करो पहले तो हमने केस ये लिया, इलेक्ट्रॉन मान लो अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी। अभी मैं समझा दूंगा सबकी क्या पॉसिबिलिटी है, अभी मैं बना देता हूँ क्या। एंड इलेक्ट्रॉन के आने के पाथ इस तरह से हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है इन सबको, ये ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आ सकता है, यहाँ पर ग्राउंड में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल सेकंड में भी आ सकता था, ठीक है ना। मतलब ये भी हो सकता है इस तरह से, इस तरह से ये पॉसिबिलिटी भी है, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये समझ में आ रहा है। अरे देखो इलेक्ट्रॉन अपर से यहां पर भी आ सकता है इस तरह से, ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। इसी तरह से यहां पर आ सकता है,
ये पॉसिबिलिटी हो गई इस तरह से, ठीक है ना, यहां पर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यहां से यहां पर ये। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से सीधा ग्राउंड में आता है तो देखो लाइंस की एक सीरीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, यहाँ पर लाइंस की जो सीरीज मिलेगी इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, इसको क्या बोलोगे, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। समझ में आ रहा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल सेकंड में आता है तो लाइंस की जो सीरीज मिलेगी उसको बामर सीरीज बोलते हैं। तो ये हो गई बामर सीरीज, बामर सीरीज। और या अगर अपर से वो एनर्जी लेवल 3 में आता है तो लाइमन बामर 5 चन सीरीज हो गई है, ये हो गए 5 चन सीरीज। इसी तरह से इसकी बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज, ये हो गया ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इसी तरह से देखो ये हो गया लाइमन बामर 5 चन ब्रैकेट फंड सीरीज, फंड सीरीज। इसी तरह से हो गया हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इधर देखो, अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अपर से सीधा ग्राउंड में आते हैं और सबसे ज्यादा एनर्जी, ध्यान देना, अगर अपन एडजेसेंट एनर्जी लेवल की बात करें, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इन दो के बीच होता है। जैसे ये देख लो आप तो कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हाइड्रोजन का ही मान ले, हाइड्रोजन का अगर मान लेते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, फर्स्ट लिया था ना -13.6, मान लिया हाइड्रोजन का मान लो, कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा ना, वो तो एनर्जी लेवल की एनर्जी बस चेंज हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो अगर हाइड्रोजन का मानते तो कितना होगा -13.6, फिर इसके लिए देखो -3.4, इसके लिए देखो -1.51, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट 4 पर कितना आ रहा है -0.85, फिर कितना आ रहा है -0.54, उसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 0.54 के बाद -0.38, ये हो गया ना, देखो -0.38 6 पर, ये 6, ठीक है ना। इस तरह से चल रहा है। अब इधर देखो, अगर मैं इन सभी एनर्जी लेवल को मिला दूं, सभी वैल्यू किस में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान देना, ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, अदर एटम के लिए चेंज होगी, लेकिन गैप तो इसी तरह से वेरी करेगा ना, जो भी है गैप तो इसी तरह से वेरी करेगा। अगर मैं मान लो इन दो फर्स्ट दो के बीच का एनर्जी गैप देखता हूं, इधर देखो, मान लो मैं इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप देखता हूं यहाँ पर, तो देखो ये डेल्टा ई, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप देखूंगा तो इसमें जिसको घटा दो, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं मान लो इनके बीच का एनर्जी गैप देखता हूँ, भाई यहाँ पर इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट है ना, अलग से लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैंने पहले तो गैप देखा किसका, देखो डेल्टा ए 2 से 1, ये 1 2, इसका गैप देखा 1 2 के बीच का, तो गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है, ये लिख दो ना यहाँ पर, डेल्टा ई इक्वल जैसे E2 माइनस E1 ही कर दो डायरेक्ट, ये आ रहा है कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ रहा है नहीं आ रहा। फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी गैप हाइड्रोजन के लिए कितना आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर ये लेता हूँ कि डेल्टा ई इक्वल ई इनफाइनाइट माइनस E2, तो एनर्जी गैप कितना होगा, देखो ई इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी 0, और E2 की एनर्जी कितनी -3.4, तो देख कितना है 0 -3.4 इक्वल कितना आया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको समझ में आ रहा है। पहले दो का जो एनर्जी गैप है ना, वो बाकी सभी को मिला दो उससे ज्यादा, ये यहाँ पर तो अपने बोर्ड पे तो क्या थोड़ा जगह कम होती है इसलिए ऐसे बना दे, अदरवाइज ये एनर्जी गैप है ना इन बाकी सबसे भी ज्यादा है। और कितना देखो आप
ये बाकी सबका तो 3.4 ही रह गया, जबकि पहले दो का ही कितना है 10.2। करने का मतलब है इसके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा एनर्जी गैप है। मतलब पहले दो के बीच एनर्जी गैप जैसे इतना है, इतना, तो बाकी सभी को भी मिला दोगे तो ज्यादा ज्यादा इतना सा बैठेगा, इतना सा। ठीक है नहीं, ये एक्चुअली इस तरह से वेरी करता है। हाँ, इतना जरूरी है। अब जैसे मान लो मैं यूँ कहो कि पहले दो के बीच का एनर्जी गैप भाई सबसे ज्यादा है, बाकी का कम है। अगर मैं मान लो कि जैसे यहाँ पर ले लो कि E3 माइनस E2 E1, तो भाई E3 माइनस E1 तो E2 माइनस E1 से ज्यादा है ना। ये तो E2 माइनस E1 और E3 माइनस E1, तो E3 माइनस E1 तो ज्यादा है ना। अगर फर्स्ट साथ में आ रहा है तो फिर हाईएस्ट वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन लिख देंगे अपन एक दो, जो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब कि जो पहली सीरीज होती है लाइमन सीरीज में ये भी कवर हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा होता है। पहले दो का एनर्जी गैप क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसलिए इन ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन से, यूवी रीजन। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ध्यान देना, यूवी रीजन से करने का मतलब इन ट्रांजिशन के कारण कोई कलर शो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बाकी की फिर एनर्जी कम होती है। देखो या एनर्जी कम हो गई, एनर्जी की बात करें अपन तो देखो अल्ट्रा वायलेट की ज्यादा है, विजिबल की कम है, IR की और भी कम है, तो इनकी एनर्जी कम हो गया ना। अब ये अल्ट्रा वायलेट से नहीं करते, ये विजिबल रीजन में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं? विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। फिर इसकी बात करें तो देखो बाकी की एनर्जी और भी कम होगी ना। ये सबके सब IR में है, ये सब किस में है? IR रीजन में। IR, ये भी IR रीजन में है, ये भी IR रीजन में है, ये सब IR रीजन में। हम्फ्री सीरीज नियर IR में, वो भी होने में तो IR में, लेकिन कौन से में? नियर IR में। तो देखो ये हो गए नियर IR रीजन। समझ में है ना? एनर्जी इस तरह से चलती है। देखो ध्यान देना, जैसे मैंने एनर्जी की बात करें, एनर्जी तो इस तरह से, जैसे जो काम में रहे केवल बना दो। जैसे सबसे पहले देखो IR से के बाद में हो गया विजिबल, उसके बाद में क्या? अल्ट्रावायलेट। जो काम में रहे केवल बनाए, अदरवाइज रेडियो, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, वो सब अपन ने पहले बता रखा है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो IR में अगर बात करें तो IR में देखो 3 पार्ट अपन देखते हैं। एक तो होता है देखो फार IR, एक हो गया मिडल IR, लिख रखा है ना अपन ने। मिडल IR कहाँ पर पढ़ा था, याद है ना? मिडल IR, और एक कौन सा होता है? नियर IR। तो देखो विजिबल के पास में कौन सा जाएगा? देखो विजिबल है ना, विजिबल से फिर अपन IR में चल रहे हैं ना, इस तरह से IR में। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर देखना होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? करो देखो यहाँ तक पहले नोट। तो मिडल, इसमें IR में क्या 3 रीजन है, फार IR, मिडल IR और नियर IR। इसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, करो पहले इसको नोट, पहले कंप्लीट बना लो इसको। हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना? तो देखो सीरीज कौन सी हो गई? लाइमन है, बामर है, पाचन है, ब्रैकेट है, फंड P लिखना, PM है ना। फंड सीरीज है और हम्फ्री है, ये सीरीज बेसिकली है। ठीक है ना? और एनर्जी गैप की बात करें तो इनका एनर्जी गैप जो होता है, फर्स्ट 2 एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? उसके बाद बाकी सबको भी मिला दो तो एनर्जी गैप फर्स्ट 2 से तो कम ही होता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? इस तरह से अपने यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है सबके? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ तक का डाउट तो नहीं ना? इन ट्रांजिशंस में से सबसे पहले बात है क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। देखो एक तो अपन नंबर ऑफ लाइंस आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो हो सकता है कि किसी एटम के में जैसे मान लो आपसे पूछ लिया किसी एटम में n = 8 से n = 1 में ट्रांजिशन हुआ, कितने लाइन्स मिलेगी?
इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन हो सकता है, तो अपन देखेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ से एब्जॉर्प्शन वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी तो ये जो बनाए हो तो किसके बनाए अपन ने, इमिशन के। तो एब्जॉर्प्शन इमिशन में लाइंस कितने मिलते हैं वो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा एनर्जी गैप की बात की जा सकती है, ठीक है ना, कि कौन से दो एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है। वो आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे दिया, तो उनमें आपको देखना है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट 2 के अंदर मैक्सिमम होता है। हाँ, फर्स्ट के साथ बाकी दे रखा है, जैसे मान लो मैं कहूँगी इन दोनों में, तो इन दोनों में तो डिफरेंस इससे तो ज्यादा ही ना है या नहीं। हाँ, अगर ये साथ में नहीं है तो फिर बाकी सब में भी को भी आप मिला दो, तब भी एनर्जी गैप इससे कम ही होगा। नेक्स्ट जैसे ये पूछ लिया आपसे कि आपसे पूछ लिया कि बामर सीरीज की सेकंड लाइन, ठीक है ना, बामर सीरीज की सेकंड लाइन कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो भाई बामर सीरीज के कोई सी भी लाइन हो विजिबल रीजन से बिलोंग करेगी। आपको कोई भी एक ट्रांजिशन दे दिया, ट्रांजिशन देकर पूछ लिया कि ये ट्रांजिशन ब्लू कलर का होता है, बताइए कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज से बिलोंग करता है। ब्लू कलर दे दिया, इसका मतलब कलर तो केवल विजिबल में आता है ना, इसका मतलब ट्रांजिशन बामर सीरीज का ही होगा। समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ से आपको बताया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जैसे ये अपन ने लाइन से लेके यहाँ पर देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये कौन सी है, फर्स्ट लाइन, देखो फर्स्ट। इसकी बात करेंगे, देखो फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा हो गया, फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन हो गया यहाँ पर देखो n = 2 to 1, तो ये ट्रांजिशन 2 to 1 है। ये सेकंड लाइन है, ये कौन सी कहलाएगी, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन हो गया, इसके लिए ट्रांजिशन देखो 3 to 1 है। इसी तरह से ये थर्ड लाइन है, ये वाली, ये थर्ड लाइन। थर्ड लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा है, देखो थर्ड लाइन ये आ रहा है ना, ये वाली, ये थर्ड लाइन। इसके लिए ट्रांजिशन कौन सा है, 4 to 1 है। इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज एटसेट्रा। और भी हो सकती है, 4th 5th 6th समझ में है क्या होगा, लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अपन से पूछा गया कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा है, तो अपन को पता होना चाहिए भाई कौन सा ट्रांजिशन होगा, 2 to 1। अपन से पूछा कि लाइमन सीरीज की 5th लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा होगा, भाई फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा है, फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन देखो 2 to 1 है। तो फर्स्ट लाइन 2 से 1 में आया, 2 से आ रहा है तो फर्स्ट लाइन, तो देखो ध्यान देना फर्स्ट लाइन में कहाँ से आया, 2 से, तो 2 3 4 5 6, ध्यान देना फर्स्ट में 2 से आया ना, तो 2 3 4 5 6, मतलब ट्रांजिशन कौन सा होगा, 6 से होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी तरह से अपन बामर सीरीज की बात करें, तो बामर सीरीज के केस में ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन हो गई भाई, सेकंड लाइन। अच्छा फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन अब यहाँ पर 2 में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो देखो ये हो गया भाई 2 में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 3 से 2, ये 3 से 2, तो ये हो गया 3 से 2। सेकंड लाइन की बात करेंगे तो ये देखो आप, ये 4 to 2 है, 4 to 2 सेकंड लाइन हो गया ना। थर्ड लाइन की जैसे बात करो आप, तो थर्ड लाइन में देखो ट्रांजिशन ये रहा, यहाँ से ना ये 5 से 2 है, 5 से 2, तो ये तो फिक्स हो गया कि आएगा, वो तो फिक्स है, बामर सीरीज बोल दे मतलब सेकंड में आएगा, लेकिन ऊपर कितने में से आएगा वो डिपेंड करता है लाइन कौन सी है। तो इस तरह से हो गया, एटसेट्रा और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया लाइन्स ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसी प्रकार अपन इनकी भी बात कर सकते हैं, जैसे मान के चलो अपन यहाँ पर ही हो गई, इधर देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 5th लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, आपसे क्या पूछा जाए कि ब्रैकेट सीरीज की है ना, ब्रैकेट सीरीज की 5th लाइन क्या होगी, इसके लिए ट्रांजिशन कौन सा होगा। देखो ध्यान देना, इधर देखो आप कैसे चलोगे, लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट, ब्रैकेट इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया 4 में आएगा, है ना, 4 में आएगा। अब कितने में से आएगा, देखो लाइन कौन सी है, 5th है ना, तो अगर मान लो इसके जस्ट ऊपर वाले में से आता 5 में से, तो फर्स्ट लाइन होती। तो देखो फर्स्ट लाइन 5 पर आ रही है ना, फर्स्ट लाइन कहाँ पर आ रही है, 5 पर। आपको कौन सी चाहिए, 5th चाहिए ना। तो देखो ध्यान देना, 5 से शुरू करना है आपको,
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 9 to 4 में आएगा तो फिफ्थ लाइन। फिर समझ लो एक बात, देखो मैंने कैसे किया। आपको सीरीज कौन सी चाहिए? ब्रैकेट। ब्रैकेट चाहिए, इसका मतलब ट्रांजिशन सबसे पहले तो डिसाइड करो कि कौन से में आएगा। तो देखो लाइमन, बामर, फासन, ब्रैकेट। ब्रैकेट है, इसका मतलब चौथे जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसके अंदर अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आएगा। किस में आएगा? फोर्थ में। तो जो फर्स्ट लाइन मिलेगी वो तो भाई फिफ्थ से फोर्थ के लिए तो मिलेगी। फर्स्ट लाइन तो फिफ्थ से फोर्थ के लिए मिलेगी। तो फिफ्थ पर फर्स्ट लाइन आ रही है और आपको फिफ्थ लाइन चाहिए। जब 5 से 4 पर आएगी तो फर्स्ट लाइन आएगी और आपको कौन सी चाहिए? फिफ्थ लाइन चाहिए। तो देखो यहां से शुरू कर दे अपन, फिफ्थ लाइन यहाँ पर आएगी। अब पहला कौन सा है? 5 से आएगी ना, तो 5 6 7 8 9, मतलब 9 to 5 में आएगा, 9 to 4 में आएगा तो फिफ्थ लाइन होगी। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन ये हो गया। इनको अपन रिप्रेजेंट कर दे, देखो लोअर को तो N1 से रिप्रेजेंट कर दे, अपर को N2 से रिप्रेजेंट कर दे, मतलब ट्रांजिशन यहाँ पर ये होगा, ये ट्रांजिशन हो गया। समझ में आ रहा है? देखो जैसे अपन ने बोल दिया यहाँ पर, देखो जैसे मान लो थर्ड लाइन ऑफ, हमने मान लिया कि फंड सीरीज की कौन सी है? थर्ड लाइन। अब आपको ट्रांजिशन देखना है। देखो थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज, अब आपको क्या देखना है? ट्रांजिशन। देखो फंड है लाइमन, बामर, फाचन, ब्रैकेट, फंड 5। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि फिफ्थ के अंदर आएगा। अब कितने से आएगा? थर्ड लाइन है ना, तो सिक्स्थ से आएगा तो फर्स्ट लाइन। आपको थर्ड से 1 2 3 यहाँ तक आना है, 1 2 3 यहाँ तक आना है। फिफ्थ से आएगा तो सिक्स्थ से आएगा तो फर्स्ट लाइन, तो 6 7 8 से आएगा। तो यहाँ पर हो गया भाई 8 to 5। ये N2 की वैल्यू है और ये N1 की वैल्यू है, N1। तो मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपसे अगर किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के किसी भी सीरीज की किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जाए तो आप ट्रांजिशन पहचान लोगे कि ट्रांजिशन कौन सा होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना, करो पहले इसको नोट देखो। खबर बेटा, अच्छा ये हाँ 9 से 4 है यार। अब ने पहले समझाया था ना, वो एडजेक्टिव लिखा रह गया 9 से 4, ठीक है ना? हो गए यहाँ तक? कर लिया सबने? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो देखो ध्यान देना, अब अपन को यहाँ से देखना है कि ये जो ट्रांजिशन होंगे, इन ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी, मतलब जब ये ट्रांजिशन होंगे कितने एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं आपको बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से अपर में चला गया तो अपर से वो लोअर में किसी भी प्रकार से आ सकता है, यही बात कर रहे थे अपन। तो देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, देखो यहाँ से पहले यह आया, मान लो यहाँ से पहले, जिसमें मैं यहाँ मान लेता हूँ समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें 7 में या, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से हो गया ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और यहाँ से आकर डायरेक्ट यहाँ से आ गया। देखो हो रहा है नहीं रहा? इलेक्ट्रॉन सपोज करो पहले यहाँ से आया और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन मान लो कि पहले यहाँ से इस जगह से, मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये हो गया ना, इसमें 7 ले रहे थे ना अपन, 7 ये 7, तो इलेक्ट्रॉन पहले इस जगह से, देखो 7 से ये, मान लो कि इलेक्ट्रॉन 7 से पहले इसमें आया, इसमें आ गया थर्ड में, थर्ड से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकंड में आया और सेकंड से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट में आ गया। करने का मतलब जो भी आप सोचोगे ना, सब पॉसिबिलिटी इसमें। इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर में किसी भी प्रकार से आ सकता है, वो 1 by 1 भी आ सकता है, डायरेक्ट जंप भी कर सकता है। नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस ही। क्यों कंटिन्यूअस नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एनर्जी एक साथ थोड़ी हो रही, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है ना। तो होगा तो डिसकंटिन्यूअस ही, कंटिन्यूअस नहीं होगा। पर बाकी वो आ किसी भी प्रकार से सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ये बना लिया ना सबने?
हो गया ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ये जो ट्रांजिशंस है, इन ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, अपन को उसकी बात करनी। सॉरी, एमिशन है ना, अपर से लोअर में आएगा ना, तो रिलीज एनर्जी कितनी होगी, मतलब पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजिशन के दौरान कितनी एनर्जी के लाइट इमिट होती है, ये देखना है, ठीक है ना। तो देखो अपन बात करें एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, इसकी अपन बात करें एनर्जी फॉर ट्रांजिशन। देखो ध्यान देना, एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, देखो डेल्टा E इक्वल, इस तरह से करेंगे अपन E2 माइनस E1 इक्वल एच न्यू, इसी तरह से करेंगे ना। देखो इक्वल एच सी अपॉन लेमडा, इस तरह से इक्वल एच सी वेव नंबर, ये एनर्जी गैप होता है, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान देना, ये एनर्जी गैप हमेशा दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप एक फोटोन के बराबर होता है। दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, एक फोटोन के बराबर। देखो इसको इस तरह से बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि ये एनर्जी लेवल सही है, ये इस तरह से। अब यहाँ पर अपने लिखे n इक्वल 1 2 3 4 5, अगर मान लो आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, हमने कहा एक फोटोन के बराबर h न्यू 1 मान लो। आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, तो भी आप कहोगे भाई एक फोटोन के बराबर ही है h न्यू 2, लेकिन इनके लिए एनर्जी गैप इससे कम है, मतलब ये तो कम है, ये ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ पर जब फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। जब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, लेकिन होगा एक फोटोन के बराबर ही। यहाँ से आकर पूछा जाए तब भी एक फोटोन के बराबर होगा, भाई इसकी एनर्जी अलग होगी। आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर सीधा जंप कर गया, यहाँ से यहाँ पर, अब एनर्जी गैप कितना होगा, ये अब भी ये एक फोटोन के बराबर ही होगा, इसकी एनर्जी इन सबसे अलग होगी। इस फोटोन की जो एनर्जी होगी ना इसकी, वो कितनी होगी, इन सभी फोटोन की एनर्जी का सम होगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे हो गया h न्यू 1 प्लस h न्यू 2 प्लस h न्यू 3, कुछ समझ में आ रहा है। करने का मतलब एनर्जी गैप तो कोई से भी दो एनर्जी लेवल ले लो आप, एक फोटोन के बराबर ही होगा। ऐसे नहीं करोगे आपके यहाँ पर यहाँ का एनर्जी गैप है, ये किसी फोटोन की एनर्जी का मल्टीपल होगा, ऐसे नहीं होगा, होगा एक फोटोन के बराबर ही। फर्क क्या पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, लेकिन होगा एक ही फोटोन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसलिए अपन ने कहा कि किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है वो h न्यू के बराबर होता है। ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है इन सबको। अब देखो इसके लिए अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो एनर्जी की वैल्यू, ये जो L है वो E2 की वैल्यू रख सकते हैं, E1 की वैल्यू रख सकते हैं, और इसका आगे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने पर इसका फाइनल फॉर्मूला आ जाता है ना। मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन से कोई मतलब अपन को नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है, देखो न्यू बार इक्वल 1 अपॉन लेमडा इक्वल आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, ये फॉर्मूला ये यहाँ पर बनता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास बन गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर देखो R जो यहाँ पर है वो है रेडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू R इक्वल होते 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। देखो 1 अपॉन R की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। N1 N2 आपको पता है ही सही है, सेल नंबर फॉर लोअर एंड अपर एनर्जी लेवल। तो देखो N1 एंड N2 क्या है, देखो ये सेल नंबर हो गया, एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, सेल नंबर फॉर लोअर एंड अपर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। लेमडा और ये आपको पता है सही, ये वेव नंबर है, वेव नंबर
है ना, बेसिक लेवल सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे। ये लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ समझ में आ रहा है? कट आउट ये कर रखा है कि सबने ये कर रखा है। अब देखो यहां से अगर आपको किसी ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करोगे? देखो इधर देखो, जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए, देखो आपको देखना है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो आपको देखना है लैम्डा फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। देखो आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है? लैम्डा फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आप ट्रांजिशन डिसाइड करो। देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो क्या डिसाइड करोगे? ट्रांजिशन। तो देखो लाइमन बामर सीरीज है ना, और बामर सीरीज की कौन सी लाइन है? सेकंड लाइन। देखो ट्रांजिशन हो गया N2 to N1। अब देखो बामर सीरीज है तो लाइमन बामर, इसका मतलब भाई ये 2 में आएगा, है ना। अब सेकंड लाइन चाहिए तो सेकंड, फर्स्ट लाइन तो देखो 2 में आएगा ना, तो 3 से 2 फर्स्ट लाइन है, तो 4 से 2 सेकंड लाइन है। तो ये हो गया। तो ट्रांजिशन कौन सा हो गया भाई? 4 to 2 ट्रांजिशन। तो N2 की वैल्यू 4 है, N1 की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आ रहा है? अब आपको वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी, फॉर्मूला। अच्छा हाइड्रोजन एटम है तो Z इक्वल कितना होगा? 1, ठीक है ना, फॉर्मूला ये है। तो देखो आपको वेवलेंथ चाहिए तो यहां से ले लो सीधा, ये 1 लैम्डा इक्वल, देखो R Z के स्थान पर तो सीधा ही रख दो ना, मैं 1 का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर 1/N1 कितना है? N1 2 है ना, तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है? 4 है, तो देखो 4 का स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा? तो देखो ध्यान देना, 1/लैम्डा इक्वल, यहाँ पर देखो R 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, यहाँ पर हो गया 1/4 माइनस 1/16। देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो देखो R कितना आएगा? 16 आएगा ना एलसीएम, 16। तो यहाँ पर होगा 4 माइनस 1, तो कितना आएगा? R इंटू 3/16 होगा नहीं होगा? तो आपको तो लैम्डा चाहिए, 1/लैम्डा थोड़ी चाहिए। तो लैम्डा, तो इसका अपोजिट कर दो आप, लैम्डा इक्वल, इसका अपोजिट करोगे तो इसका भी करोगे 1/R इंटू 16/3। देखो 1/R की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट ही लिख रखी है 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 912 एंगस्ट्रॉम में है ना, इंटू 16/3। इस चीज को काटो, 304 होगा ना। तो लैम्डा इक्वल, देखिए इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 64 और 48, तो ये हो गया 4864 एंगस्ट्रॉम। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा आपको आंसर किस में मिल गया? ये एंगस्ट्रॉम में। अब मान लो ऑप्शन में सपोज करो मीटर में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, तो चेंज कर लो। चेंज करना सब कुछ मैंने सिखा रखा है कि कैसे करते हैं। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो आप जल्दी से सॉल्व करो इसको। देखो थर्ड लाइन वही हाइड्रोजन एटम ले लेते, हीलियम प्लस ले लेते। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर हीलियम प्लस आयन। देखो थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। आप किसके लिए? लैम्डा कैलकुलेट करना है क्या होगा, है ना। हीलियम प्लस आयन के लिए ब्रैकेट सीरीज की थर्ड लाइन के लिए आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। करो देखो इसके कैलकुलेशन, जल्दी से करो कैलकुलेशन। हाँ ये कर ले सबने, हो गया ना। तो देखो सोल्व करके देखा है ना, आ गया आंसर। चलो एक बार देख लेना मेथड, आंसर तो आपके सामने सॉल्व तो कर ही लिया होगा। आपको करना क्या है? कौन सा हीलियम प्लस है ना ये, तो देखो हीलियम प्लस का केस है, तो भाई जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड की वैल्यू 2 होगी, जेड इक्वल 2 होगा, ठीक है ना। देखो कौन सा है? थर्ड लाइन ब्रैकेट सीरीज की थर्ड लाइन है, तो देखो N2 to N1 ब्रैकेट लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट,
ब्रैकेट इसका मतलब 4 में आएगा। अब कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन है ना, तो 5 से 4 में आएगा तो फर्स्ट लाइन होगी, 5 से आएगा तो फर्स्ट, तो बस 5 6 7, इसका मतलब कहाँ से आएगा, 7 से आएगा। तो भाई n1 इक्वल 4 n2 इक्वल 7 हो गए। तो देखो आपको चाहिए 1/λ इक्वल r जेड स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 1/λ इक्वल r, ये क्या हो गया 4 2 का स्क्वायर 4, देखो ये हो गया 1/16 माइनस 1/49, एलसीएम कितना आएगा 49 आएगा, सॉरी 16 इंटू 49 कर दो सीधा ही, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 4r, यहाँ पर देखो एलसीएम 16 इंटू 49, यही ले लो ना सीधा। तो देखो 16 से 49 माइनस ये कितना होगा 16, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r इंटू, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पर 3 और 3, 33/16 इंटू 49, समझ में आ रहा है ना। आपको लैम्डा, ये तो 1/λ की वैल्यू है, आपको तो लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा इक्वल इसका अपोजिट कर दो, तो देखो क्या होगा 1/r इंटू 1/4, ये भी तो अपोजिट हो जाएगा, देखो इंटू क्या होगा 16 इंटू 49/33, जो कट रहा है उसको काट दो, देखो इससे ये कट जाएगा ना 4 बार, और 1/r का मतलब क्या है 9, है ना 912, ठीक है, ये इसकी जगह ये कटे गया, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर कितना है 4 इंटू 49/33। अब आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी कट जाएगा इसे 3 से, भी 3 से कट जाएगा ना ये भी, है ना। तो मेरे हिसाब से अब आगे इसको सॉल्व कर लोगे, इसको यही आया ना सबके, अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है क्या किसी को? तो कोई सी भी लाइन हो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो, कर सकते हो ना, कोई डाउट तो नहीं किसी के, ठीक है ना। देखो ये कर रखा है नोट सबने। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे भी हमने किया कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन दे दी और स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। देखो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, H, देखो ना, देखो ए ऑप्शन, देखो A2 एंड E1, बी ऑप्शन A इनफाइनाइट एंड A2, सी ऑप्शन E इनफाइनाइट एंड A5, डी ऑप्शन A इनफाइनाइट A7 एंड A1। जिससे पूछो वही बताना भाई। हाँ कितना होगा बेटा A2 एंड E1, हाँ बेटा वंदना कितना होगा A2 एंड E1, हाँ बेटा कितना होगा, सबका ये आ रहा है ना, E7 से E1 होगा बेटा, क्योंकि इसमें तो 1 के साथ 7, भाई यहाँ तो 1 के साथ 2 था, यहाँ 1 के साथ 7 आ गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। एक तो ये केस है ना, देखो ये 1 2 तो यही रह गया 1 2 ये डिफरेंस, लेकिन एक 1 के साथ अब 7 आ रहा है तो ऊपर चला गया ना वो, तो डिफरेंस तो बढ़ेगा इसे, है ना।
हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, हाँ ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आंसर ये हो जाता। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये दिए तो आंसर ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अपन ऑप्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो सारे ऑप्शन सेम रहने देता हूँ, केवल ये चेंज कर दो। तो यहाँ पर ले लो जैसे E2, ए ऑप्शन तो सेम हो गया E2 एंड E1, ठीक है ना। बी ऑप्शन यही रहने देता हूँ E इनफाइनाइट एंड E2। सी ऑप्शन भी यही रहने देता हूँ E इनफाइनाइट एंड E5, ठीक है ना। डी ऑप्शन अपन चेंज कर देते हैं, देखो E11 एंड E2 ये करते हैं। अब कौन सा होगा? हाँ 1 वाला है ना, E2 एंड E1, क्योंकि अपन ने बताया कि पहले दो के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, बाकी सभी से भी ज्यादा। लेकिन जब फर्स्ट को ही हमने बाकी के साथ ले लिया तो फिर ऊपर वाला देखो ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे यहां से हो सकता है। ये कर रखा है नोट, सबने कर रखा है ना? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो नेक्स्ट केस ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन E4 and E1 energy levels for hydrogen atom is equal to देखो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर HNO, बी ऑप्शन हो गया 2HNO, सी ऑप्शन 3HNO, 4 ऑप्शन 4HNO। देखो आपको क्या देगा, डिफरेंस बिटवीन E4 एंड E1 एनर्जी लेवल्स फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम के लिए इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप कितना होगा H ने, क्योंकि अभी बात करी थी मैंने, कोई से भी दो एनर्जी लेवल हो, कोई से भी, गैप हमेशा किसके बराबर होता है? एक फोटोन के बराबर होता है, ऑलवेज एक फोटोन के बराबर होता है ना। इंट के रूप में चाहो तो आप लिख लेना यहाँ पर। देखो इस प्रकार से, जैसे ये एनर्जी लेवल अपन ने ले ली भाई, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तब भी HNO होगा, या HNO1 कर दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तब भी HNO1 ही HNO2 हो गया, ये अलग होगा फोटोन। और अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखते हो तब भी डिफरेंस इतना ही होगा HNO3, बस फोटोन की एनर्जी चेंज होगा एक फोटोन के बराबर ही। कोई डाउट है क्या? नहीं ना, समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है ना सबके ये? देखो अपन बात करें जैसे स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कर ले क्या सबने? इसको नोट कर लो पहले ना, इसको नोट कर लो। हाँ कर ले कि सबने, यहाँ तक कर ले, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको ये? देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, समझना आप इसमें। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे ना? देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन है, इन द स्पेक्ट्रा ऑफ lithium +2 ion, one spectral line gives blue color. This spectral line belong the following spectral transition series। देखो 4 ऑप्शन बना देते हैं, लाइमन, बी बामर, सी पास्चन,
पाश्चन, और डी यहाँ पर ले लेते पंडश्रिच। पंडश्रिच कौन सा होगा आंसर? बामर है ना, आसान लग रहा है ना। ब्राह्मण का बामर। हाँ याद, ब्राह्मण श्री ये समझ में आ रहा है सबके? चलो देख लो बेटा उधर, ये हो गया नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा। अगर कलर दे दिया ना, तो कलर दे दिया तो 100% वो ट्रांजिशन बामर सीरीज का ही होगा, क्योंकि एकमात्र सीरीज है जो कि विजिबल रीजन से बिलोंग करते हैं, वो है बामर सीरीज। इसके अलावा कोई सी भी सीरीज विजिबल रीजन में नहीं आती। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? देखो समझना, यहां पर देखो, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट, देख किसी nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनेगी? देखो समझना, देखो नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इक्वल होती है n। किसी nth ऑर्बिट में बनने वाले नंबर ऑफ वेव n ही होती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो समझना। जैसे सपोज करो हम यहाँ पर ले n = 4, करने का मतलब फोर्थ बोर ऑर्बिट ले लिया। जैसे हमने ले लिया फोर्थ बोर ऑर्बिट ले लिया, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ बोर ऑर्बिट ये है, इधर देखो ये हमने ले लिया, ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये अपने ले ले फोर्थ बोर ऑर्बिट। ये मान लो हो गया n = 1 2 3 4 पे यार डायरेक्टली 4 ही बना दिया, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर जो फोर्थ बोर ऑर्बिट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेव भी 4 बनेगी। नंबर ऑफ वेव भी कितनी बनेगी? नंबर ऑफ वेव इक्वल यहाँ पर 4 ही होगी। अब 4 वेव का मतलब क्या है? देखो ध्यान देना, इधर समझना। जो वेव नेचर होती है वो इस तरह से होती है ना। तो देखो सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाले, ये एक लैम्डा है। एक लैम्डा मतलब 1 वेव होती है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है, बात एक ही है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है, लैम्डा ही तो है। देखो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ इसको मैं इधर ना करके, ये हो रही ना इधर ना करके अगर इसको इधर घुमा देता हूँ तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी तो लैम्डा ही है, ये लैम्डा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में क्या हो गए? लैम्डा। तो लैम्डा मतलब एक वेव होती है, 1 लैम्डा मतलब 1 वेव होती है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो जैसे अपन ने यहाँ से शुरू किया, देखो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है भाई सबने पढ़ा होगा, जो ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ मैटर, डी ब्रोगलीज थ्योरी ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, सबको पता होगा। उसके अकॉर्डिंग मैटर की क्या होती है? ड्यूल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति होती है। इसके अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो वेव के फॉर्म में बिहेव करता है और पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है। अब एक्चुअली होता है क्या, जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनकी वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो वेव की फॉर्म में गति करते हैं। और बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पार्टिकल नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ही नेचर है, चाहे छोटा हो बड़ा पार्टिकल हो, वेव नेचर भी होते हैं पार्टिकल भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि छोटे पार्टिकल में वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि बड़े पार्टिकल्स में पार्टिकल नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बड़ा पार्टिकल है, छोटा इलेक्ट्रॉन तो छोटा ही पार्टिकल है ना, तो उसकी नेचर क्या होती है? बेसिकली वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा रहते। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर एक वेव की फॉर्म में गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि ऑर्बिट के अंदर वेव की फॉर्म में गति करेगा तो यहाँ से चलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है तो भाई वो इस तरह चलेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से शुरू किया ना अपन ने, तो यहाँ से यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ पर दूसरी वेव हो गई, फिर यहाँ से शुरू किया यहाँ पर तीसरी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ पर चौथी वेव हो गई। तो ये n इक्वल कौन सा है? 4 है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव भी कितने बनेगी? यहाँ पर 4 ही बनेगी। ये 1 लैम्डा, ये फिर दूसरी लैम्डा,
फिर ये लैम्डा और ये लैम्डा, टोटल कितना हो गया 4 लैम्डा हो गया। अब देखो ये पूरा एक ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट की जो ये पेरीफेरी है वो कितने के 2 पाई आर होगी नहीं होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भाई कितनी है आर है या नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जो 2 पाई आर है 2 पाई आर इक्वल होती है, इसकी बात करेंगे तो 4 लैम्डा, और किसी भी की भी बात करेंगे तो फिर n लैम्डा होगी। अगर मान लो अपन यहाँ पर 4th ऑर्बिट ले भाई n लैम्डा है ना बेटा, देखो nth सेल की बात करेंगे तो n लैम्डा, अगर स्पेशल 4th सेल की बात करें तो 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। 2 पाई आर क्या है, इसकी पेरी पेरी हो गई, सब जानते हो ना। तो देखो यहाँ पर अगर अपन ले लें n = 4 तो इसका मतलब है 2 पाई आर कितना जाएगी 4 लैम्डा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने अगर मान लो ये जो रेडियस है वो 4th सेल के लिए है कि 4 लैम्डा के बराबर होगी, रेडियस आप 5th सेल के लेते हो तो 5th लैम्डा के बराबर हो, 5 लैम्डा के बराबर। क्लियर हो गया होगा सबके, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो किसी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव कितनी बनेगी, n ही बनेगी। nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव कितनी बनेगी, n ही बनेगी। 4 है तो 4 वेव बनेगी, 5th है 5th ऑर्बिट तो 5 वेव्स बनेगी। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, समझ में आ रहा है। ये कर रखा है सबने ऊपर वाला, कर रखा है ना। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे ना सॉल्व। देखो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, यह लिख रहा है स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन इन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ये कर रखा है कि सबने, है ना। इसको कर लो पहले, नोट कर लो ना, हो गया नहीं यहाँ तक। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। देखो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन्स अपन को देखने करने को ना, नंबर ऑफ लाइन्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, जब अपन किसी इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आएगा, अपर से किसी भी ग्राउंड में आ सकता, सॉरी अपर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है, ग्राउंड में आए जरूरी नहीं है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जब हम इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। अब लोअर एनर्जी लेवल कोई सा भी हो सकता है, जैसे भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनाया था ना, तो वो किसी में भी आ सकता है, वो ग्राउंड में भी आ सकता है। n = 1 में, n = 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज, n = 2 में आएगा तो बामर सीरीज, 3 में आएगा तो पाचन सीरीज, इस तरह से बन चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, देखो इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अपर टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, अपर टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल ये होगा, अपर टू लोअर एनर्जी लेवल ये होगा। अब देखो किसी भी अपर से किसी भी लोअर में आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये केस होगा, ये इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया, जैसे ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी, और किसी से भी किसी में आ सकता है एक्सेट्रा, इस तरह से समझ में आ रहा है। n = 1 2 3 4। लेकिन जब अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के तो इसमें क्या होगा, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो ट्रांजिशन होता है हमेशा ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा, ट्रांजिशन देखो ग्राउंड स्टेट टू
ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। यहां पर ऑलवेज ट्रांजिशन ये होगा। तो देखो ध्यान देना, जैसे ये एनर्जी लेवल बनाए मैंने यहां पर इस तरह से ये एनर्जी लेवल बना दे, तो n इक्वल 1 2 3 4, अपन को पता है ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है एक्साइटेड स्टेट और ये क्या है ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन ऑलवेज यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ पर जा सकता है, यहाँ से यहाँ पर जा सकता है, यहाँ से यहाँ पर जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं ले सकते यहाँ से यहाँ आप नहीं लोगे, ये ग्राउंड स्टेट थोड़ी है। आपने कहा यहाँ से यहाँ आप नहीं लोगे, ये ग्राउंड स्टेट नहीं, आप यहाँ से यहाँ पर नहीं लोगे। कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप केवल उन्हीं ट्रांजिशन को कंसिडर करोगे जो डायरेक्ट किससे हो, n इक्वल 1 से हो, ग्राउंड स्टेट से। लेकिन एक इमिशन स्पेक्ट्रा में सारे ट्रांजिशन कंसिडर होंगे जो कि ऊपर से नीचे आते हैं, कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी एनर्जी स्टेट में आए। लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं को कंसिडर करोगे जो कौन से हो, ग्राउंड से अपर में, मतलब ये कंसिडर होगा, ये करोगे, ये करोगे। यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब अपन बात करें जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती है, ठीक है ना, ये कर लिया क्या नोट, ये कर लिया ना। तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रा, हेडिंग डालना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। देखो इमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, ध्यान देना। जैसे अपन कहे फॉर n to 1 ट्रांजिशन, यहां पर केस बना देता हूं मैं, जैसे केस फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। देखो फॉर n to 1 ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन क्या हो n to 1, n का मतलब अपर एनर्जी लेवल, 1 इक्वल ग्राउंड। जब ऊपर से सीधा किस में इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में आए, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी ये आपको देखना है। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इक्वल, यहां पर होगा n-1/2, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं अपन, जैसे सपोज करो अपन बात करें यहां पर 2 to 1 ट्रांजिशन, ये ले ला 2 to 1 ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो देखो 2 से 1 ये बना रखा है, सबने बना रखा है ना। तो यहां पर लिया हमने जैसे 2 to 1 ट्रांजिशन, देखो 2 to 1 ट्रांजिशन, n की वैल्यू 2 होगी ना। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल यहां पर होगा n की वैल्यू 2, ध्यान देना n to 1 है, जो पहले होगा ना वही n है। तो n इक्वल यहां पर हो गया 2, तो यहां पर होगा 2, यहां पर 2 - 1/2 इक्वल 1। तो देखो ये केस है, ये n इक्वल 1 और n इक्वल 2, तो भाई केवल एक ही तो लाइन मिलेगी, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। फिर अपन ने बात करी, जैसे नेक्स्ट केस ले लेते हैं, सपोज कर हमने लिया जैसे 3 to 1 ट्रांजिशन, 3 to 1 ट्रांजिशन। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन देखनी है। अब देखो ध्यान देना, n की वैल्यू कितनी 3 है ना, तो यहाँ पर होगा देखो n के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो 3 यहाँ पर 3 - 1/2, तो देखिए यहाँ पर होगा 3 × 2 6/2 इक्वल 3, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये 3 एनर्जी लेवल हो गए, 3 एनर्जी लेवल हो गया ना। n इक्वल 1 2 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, और डायरेक्ट देखो यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। इसके अलावा और संभावना है क्या? नहीं ना। तो कितनी लाइन मिली भाई, पहले तो यहाँ से जैसे ये आया, फिर यहाँ से यहाँ, हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से आ जाए, तो 3 ही मिले ना। जैसे और देख लेते हैं, 1-2 केस और देख लेते हैं। जैसे मान लो ट्रांजिशन है 4 to 1 ट्रांजिशन है, 4 to 1 ट्रांजिशन, तो अब n की वैल्यू कितने हो गई भाई, 4 हो गए ना। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन्स इक्वल 4 - 1/2
तो देखिए यहाँ पर हो गया 4 या 3 होगा ना, 4 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 12, 12/2 इक्वल 6 लाइन, 6 लाइन। तो देखो यहाँ पर देखते हैं टोटल ऑफ 4 एनर्जी लेवल बनाने हैं ना, देखो ये 4 बना दिए, n इक्वल 1, n इक्वल 1, 2, 3, 4। अब देखो इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है क्या? देखो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ सकता है। इलेक्ट्रॉन पहले हो सकता है कि यहाँ से सीधा यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से आ जाए। इलेक्ट्रॉन हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से आ जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले यहाँ से फिर यहाँ से डायरेक्ट आ जाए। मतलब संभावनाएं सारी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज सभी हो सकती है। तो यहाँ पर कितने लाइन मिले? 1 2 3 4 5 6 लाइन आ रही है ना, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल, सपोज करो 10 to 1 ट्रांजिशन है, 10 to 1 ट्रांजिशन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 10 हो गई ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन से इक्वल 10 - 1/2, तो इक्वल 45 लाइन्स, 45 लाइन्स। समझ में आ रहा है? तो 45 लाइन्स को बनाकर थोड़ी देखेंगे, समझ में आ रहा है ना, मतलब फॉर्मूला के बेसिस पर आप कर सकते हो। तो देखो ये तो हो गया भाई केस फर्स्ट, जब ट्रांजिशन कौन सा हो, n to 1 ट्रांजिशन। देखो नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है, जैसे केस सेकंड, केस सेकंड, ठीक है ना। हमने लिया देखो n2 to n1 ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन के लिए आपको स्पेक्ट्रल लाइन देखनी है, तो देखो यहाँ पर आपको देखो n कैसे कैलकुलेट करना है भाई। स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल, तो फॉर्मूला तो वही है n -1/2। लेकिन अब यहाँ पर n किसको मानोगे भाई? पहले तो फिक्स था कि n to 1 है, इसलिए n यही है जो आगे लिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों अलग है, जैसे यहाँ पर हो गया 10 to 7, 15 to 7, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में देखो आपको n कितना लेना है, n इक्वल यहाँ पर होगा देखो n2 - n1 + 1, ये n आपको लेना है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो आपसे कहा गया है कि 15 to 7 ट्रांजिशन है, आपको देखना है कि इसमें स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेगी, ठीक है। ट्रांजिशन कौन सा गया 15 to 7, और आपको क्या देखना है, स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो n की वैल्यू कितनी होगी, 15 - 7 + 1, 15 - 7 8 + 1 9, समझ में आ रहा है ना। तो देख स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गया, यहाँ पर अब आपको 9 करना है, 9 - 1/2, तो देखो 9 × 8 हो गया ना /2, तो 9 × 4 ही कर दो सीधा, इससे कट जाएगा, तो 9 × 4, 9 × 4 कितना होगा 36, स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर हो जाएगी 36। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रल लाइन के कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? है ना। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पर भी फिक्स हो रहा है, यहाँ पर भी बैठ रहा है। देखो कैसे, जैसे मान लो ट्रांजिशन अपने ये है 3 to 1, तो ये n to गया n1 हो गया, तो n to - n1, 3 - 1 2, 2 + 1 करोगे वापस, तो 3 आ गया ना, देखो वापस आ गया ना। यहाँ देखो जैसे n to - n1, 4 - 1 3, फिर +1 करोगे, आ गया वापस 4। तो वो सभी के लिए एक्चुअली आप इस तरह से कर सकते हो। कोई डाउट है कि किसी को, है ना। तो देखो एक तो केस क्वेश्चन का डायरेक्ट ये हो सकता है कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, एब्जॉर्ब एमिशन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, ठीक है ना। देखो पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि आपसे पूछ लिया कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन दे दिया, ट्रांजिशन देकर पूछ लिया कि लाइमन सीरीज में कितने लाइन्स आएगी, बामर में कितने आएंगे, पाचन में कितने आएंगे, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, देखो ये कर रखा है ना सबने, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को यहाँ तक। देखो जैसे एक केस लेकर देखते हैं, यहाँ पर एक केस लेकर देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन है, देखो 4
5 to 1 transition. Find the is total number of spectral line, total number of spectral lines and spectral lines in Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pund series. ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए, फॉर 5 to 1 ट्रांजिशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड स्पेक्ट्रल लाइन्स इन लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पंड सीरीज। देखिए, एक तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी कितने होगी, और ये भी बताना है कि कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर कितनी लाइन्स आएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो समझना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना, क्लियर है? देखो, सबसे पहले तो अपन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल ले। तो भाई ट्रांजिशन कौन सा है? 5 to 1। 5 to 1 ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, n = 5 हो गया ना, क्योंकि n to 1 ही है सीधा। तो स्पेक्ट्रल लाइन देख लो, सबसे पहले तो 5 - 1/2 हो गया ना, n - 1/2। तो देखो यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया 5 माइनस ये 5 × 4, 20/2, 10 लाइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो आ गई 10 लाइन्स। समझ में आ रहा है? लेकिन इन 10 लाइन में से कुछ लाइन लाइमन सीरीज की, कुछ बामर की, कुछ पास्चन की है, हो सकता है अदर सीरीज की भी हो। तो आपको वो देखना है कि कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज से कितनी लाइन्स आपको मिलेगी। तो भैया कोई आपको कुल मिलाकर अब वो बनाकर देखना है डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो देखो, ध्यान देना, यहां पर बना देता हूं। देखो 1 2, ये गैप कम ज्यादा नहीं बना रहा मैं, क्योंकि अपन को समझना है, इसलिए बहुत अपन को पता है कि पहले वाले में ज्यादा होता है, फिर कम होता जाता है। ठीक है ना? अभी तो ऐसे समझने के हिसाब से बना रहे केवल इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया जैसे 1 2 3 4 5। देखो, आप हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, सारी स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। कैसे बनाओगे सिस्टमेटिक? कि आप एक तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ऐसे बनाओ। फर्स्ट में हो गया जितना भी होना था, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, सेकेंड वाला भी खत्म हो गया। फिर थर्ड वाला देखो, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, फिर फोर्थ वाला देखो, यहाँ गिन के देखो लाइन कितने आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 to 1 ट्रांजिशन के लिए 10 लाइन आई नहीं आई? आ गया ना। अब जो 10 लाइन है, इनमें से देखो लाइमन सीरीज में कितने आ रही है, ये लाइमन सीरीज में कितने आ रही है, देखो यहाँ लिख दो अलग से। देखो लाइमन सीरीज कितने लाइन है, लाइमन सीरीज में 4 लाइन है, 4 लाइन। देखो बामर सीरीज में कितनी है, बामर सीरीज कितने लाइन है, 3 लाइन्स। देखो लाइमन बामर पास्चन सीरीज में कितनी है, पास्चन सीरीज इसके अंदर 2 लाइन है। और देखो ब्रैकेट सीरीज कितने लाइन है, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन है, ये 1 लाइन ब्रैकेट सीरीज में, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। और फंड में कितनी है, फंड में कोई लाइन नहीं मिल रही, फंड सीरीज के अंदर कोई लाइन नहीं है, फंड सीरीज जी। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से देख लो, और फिर अलग अलग आपको चाहिए तो आप उसको बनाकर भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना। तो किसी एटम के स्पेक्ट्रा में, इमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेगी, समझ में आ गया होगा।
और अलग अलग डिवाइड करना है लाइमन बामर पाचन में, तो भी आप उसको कर सकते हो। अब देखो एक पॉसिबिलिटी और बची अपने पास, कौन सी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पर जो ट्रांजिशन होगा ऑलवेज ग्राउंड से अपर एनर्जी लेवल के अंदर ही होगा। अपर से ग्राउंड में, अपर से मतलब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे में नहीं होगा, मतलब हमेशा ग्राउंड से ही देखना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये कर लिया सबने? हो गया नहीं यहाँ तक? देखो समझना आप, देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, identify the spectral lines in absorption and emission spectra. Identify the spectral line in absorption and emission spectra, है ना, in the following डायग्राम। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें से आपको बताना है कि इमिशन स्पेक्ट्रा में कौन सी लाइन आएगी और एब्जॉर्प्शन में कौन सी लाइन आएगी, दोनों आपको देखनी है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान देना, ये डायग्राम हो गया भाई, ये देखो n इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों के अंदर आपको लाइंस देखनी है। देखिए यह मार्क कर देता हूं मैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। छोटी तो नहीं ना कोई सी भी, आगे सभी। देखो अब आपको बताना है कि इनमें से कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन एब्जॉर्प्शन में मिलेगी, कौन सी इमिशन में मिलेगी। चलो करो जल्दी से इसको सॉल्व करो, सॉल्व। तो देखो ध्यान देना, अपन को क्या देखना है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का तरीका बता रखा है कि हमेशा ट्रांजिशन ग्राउंड से ही होगा और अपर में जाएगा एब्जॉर्प्शन में। तो देख ग्राउंड से होने वाला और ऊपर की तरफ जाने वाला, देख ग्राउंड से ऊपर है, एक तो ये है, ग्राउंड से ऊपर ये भी है, ग्राउंड से ऊपर ये भी है, ग्राउंड से ऊपर ये भी है। देखो ऊपर तो ये भी है लेकिन ये ग्राउंड से नहीं हो रहे, एक्साइटेड स्टेट से हो रहे हैं। तो देखो एब्जॉर्प्शन में ए एफ जी एच, ये ग्राउंड में आ रहे हैं, ये जा नहीं रहे, ये तो इमिशन है ऊपर से नीचे। तो केवल कौन से होंगे, ए एफ जी एच। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कौन से है भाई, ए एफ जी एच। समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे देखो ये नहीं है, ये भी नहीं, 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 यहाँ तक तो केवल नीचे से ऊपर है। अब इसमें देखोगे, इसमें देखो ऊपर से नीचे या तो सारी लेनी, चाहे ग्राउंड में हो चाहे अपर में, ऊपर से नीचे होना चाहिए, कोई सा भी हो। तो देखो एफ जे के एल एम, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, एफ जे के एल एम। कोई डाउट है कि किसी को समझ में आ रहा है? तो पहचान लोगे ना इस तरह से, हो गया यहाँ तक। बेटा कुछ डाउट है क्या, आई छोट गया क्या, आई से लिख लो ना। तो यहाँ पर अच्छा ये हो गया एच आई, ये आई है ना, अपन ने एफ मान लिया है ना, ये आई। क्लियर है नहीं यहाँ तक?
किसी को डाउट है क्या? तो पहचान लोगे ना इस तरह से, है ना, कर लो इसको कंप्लीट नोट पहले।